यस फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरीके से रिफॉर्मेटिव थ्योरी बनी है उसके मैनुअल के आधार पे, जेल मैनुअल के आधार पे इंसान विचाराधीन रहता है या बंदी के रूप में अपनी जेल की अवधि काटता है। सज़ा अगर हो जाती है तो वो सज़ा याफ्ता हो जाता है, उतने दिन की उसको सज़ा होती है, उसके बाद भी बेल होता है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि यार सज़ा हो गई अब तो बेल नहीं, सज़ा होने के बाद भी बेल होती है। बट सज़ा यदि सेशन से हुई है तो उसके ऊपर का न्यायालय बेल देता है, हाई कोर्ट बेल देता है, हाई कोर्ट अगर खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट देता है। तो इस तरीके से होता है। या हाई कोर्ट में दोबारा लगाया जा सकता है, लेकिन कन्विक्शन हो जाने के बाद दोबारा लगाने के चांसेस कम रहते हैं सेम हाई कोर्ट पे, क्योंकि ट्रायल गुजर चुका होता है। ट्रायल अगर बाकी है तो कुछ गवाही हुई, बाकी गवाही और पक्ष में आ गई तो हम बात वापस हाई कोर्ट जा सकते हैं कि साहब देखिए ये बाकी गवाहों ने तो कुछ बोला नहीं, बेनिफिट ऑफ द डाउट तो इनको देना चाहिए। तो सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में कई बार हाई कोर्ट दे देता है, 3 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। लेकिन मैं बात पॉइंट वो नहीं कर रहा हूँ कि बेल क्या है। पॉइंट ये है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जेल का खाना कैसे, जेल का रोटी कैसे, जेल का पानी कैसे, जेल में कैसा जीवन होता है। अब मैं आपको सबसे पहले एक कठोर जेल की बात बताता हूँ, फिर मैं अभी रिफॉर्मेटिव नया जेल क्या आ रहा है उसके बारे में बताऊँ। जेल की शुरुआत सबसे पहले सबसे सुबह प्रार्थना से होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये खूबसूरत लाइंस हैं। ये इस क्षेत्र के जेल पे तो चल रहा है, मैंने देखा है ना, अभी भी चल रहा है। मैं कुछ साल पहले देखा था और उनकी प्रार्थनाएं होती हैं समय समय पे। वहाँ पे बाकायदा सुबह की शुरुआत प्रार्थना से होने के बाद कुछ समय तक उन्हें खोल दिया जाता है ना। उनके बैरक्स बने होते हैं, बैरक्स पे रखा जाता है उनको। रात्रिकालीन विश्राम के लिए, उनको सोने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत। अब इसको लोग बोलेंगे अरे अनूप सर आप कह रहे हैं व्यवस्थाएं होती है, 5 स्टार होटल थोड़ी है। नहीं, व्यवस्थाएं ऐसी, जेल तो जेल है। शुरुआत के कुछ दिन अगर आपकी सेटिंग नहीं है या आपने अच्छे से जो है व्यवहार नहीं किया तो आपको हो सकता है टॉयलेट के पास भी सोना मिले। मैंने बहुत डिटेल्ड स्टडी की है। आपको सोने की जगह नहीं मिलेगी टॉयलेट के सामने, आपको गंदे कंबल में आपको सोने का व्यवस्था मिलेगा और बहुत तकलीफ़ से आप गुजरेंगे। धीरे से आपको सेटिंग बनानी पड़ती है। जो राइटर है या जो नंबरदार हैं आपकी हेल्प करते हैं धीरे से। और सेटिंग शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कई बार के लोग पहचान के निकल जाते हैं, अरे वो मेरे फलाने भैया हैं, वो वहाँ पे जेलर के वो है असिस्टेंट जेलर हैं या जेल के प्रहरी हैं। वो लोग भी कभी कभी हेल्प करते हैं। ऐसा हेल्प गलत या भ्रष्टाचार से नहीं, वो लोग मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि वार्ड में अगर कहीं लड़ाई हो गई तो वो दुहाई दे देते हैं, नहीं भाई ये तो अच्छा इंसान है, तो घर के पास रहता है, मैं इसको जानता हूँ, हमारा जो एक और घर है वो ये लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, झूठा फंस गया है यार, इसको देख लेना यार थोड़ा। तो वो लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, उनके अंदर भी दिल होता है, लड़ाई झगड़ों से बचाते हैं, आपको वार्ड में ट्रांसफ़र करा देंगे। मौलिक अधिकार कौन कौन से? सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान। खाने को आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन मौलिक अधिकार ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि खाने का आपको खाना दिया जाएगा। ध्यान रखिए, आपको दिन में रोटी दी जाएगी, चावल दिया जाएगा, है ना। शाम को दिन में आपको चावल मिलेगा, रात को रोटी मिलेगी। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पे ये हाल है, राइट। तो या तो आप चावल खा लीजिए या फिर 5 रोटी की डाइट ले लीजिए, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने चावल का कुछ पोर्शन किसी और को देके, जो लोग सिर्फ चावल खाते हैं, और जो रोटी नहीं खाते उनसे 2 रोटी ले लेते हैं। ऐसा एक्सचेंज भी चलता है। बट आप कहेंगे कि मैं रोटी और चावल दोनों डाइट खाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दालें मिलती हैं, दाल इंश्योर किया जाता है। सेंट्रल जेल्स के मैनुअल और सेंट्रल जेल्स का नियम बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे दाल चेंज होती है, किसी दिन उड़द होती है, किसी दिन मूंग होती है, किसी दिन मसूर, रहर, ये दाल मिक्स करके बनाई जाती है। अलग अलग दालें होती है ताकि डाइट मेंटेन हो। जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए अस्पताल की सुविधाएं होती है ना, क्योंकि जेल के अंदर जाने के बाद आपको खाना इंश्योर करना है। सुबह नाश्ता बहुत अच्छा नहीं मिलता है, खिचड़ी की तरह, एक पसीए की तरह चावल का पानी मिलता है, उसमें इंसान कुछ भी डाल के कुछ भी खा सकता है। लोगों से मित्रताएं हो जाती हैं। मैंने एक जन से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब वो खिचड़ी तो शुरू के पहले दिन तो हलक से अंदर नहीं निकलती, वो तो उलट जाती है पूरी उल्टी की तरह, तो हमें कुछ नमक वमक डालना पड़ता है उसमें, और उसमें कुछ अचार उचार, कुछ मिक्सचर उक्सचर डाल के हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं सब मिलके, उसको बढ़िया बना के
इस तरह से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और वो पौष्टिक होता है ना, क्योंकि उसमें खिचड़ी जैसा तत्व होता है और माड़ होता है और उसको बढ़िया से उनको सर्व किया जाता है। और अपना बंदी जो मुलाकात में जो बिस्किट वगैरह है, चाय दी जाती है तो उस बिस्किट खा सकते हैं, मिक्सचर जो घर से लाया गया वो खा सकते हैं, जो भी मुलाकात में आपका परिवार दिया है वो आप यूज़ कर सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। तो ये आपका नाश्ता हुआ। उसके बाद आपको 11:30 बजे खाना हो जाता है। खाने में भी आपको, जैसा मैंने आपको बताया, सब्ज़ी बहुत ही बिना हल्दी नमक मिर्ची नॉर्मल रहती है, ये बताया गया है। तीखी उखी नहीं रहती, नॉर्मल एकदम पानिया जैसी रहेगी, पेट भर के एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिली, फिक्स क्वांटिटी रहती है। बट हाँ, पौष्टिक सब्जियां रहती हैं, राइट। सब्जियों की गुणवत्ता में कई बार कोशिश ये होती है रिफॉर्मेटिव, मतलब वहीं के जो फार्म्स हैं वहाँ से, क्योंकि पौष्टिक खाना देना है, ताज़ा देना है, वहीं से ताज़ी जो सब्जियां होती हैं वो भी आ जाती हैं, बाहर से भी बड़े जेलों में बाहर से आती है। थोड़ी मोड़ी जो पूर्ति होती है 5% से 10% वहाँ की बाड़ियों से, जेल के अंदर खेती भी होती है, वहाँ कुछ सब्जियाँ भी होती हैं, ये भी देखा गया है। टमाटर वगैरह लगा लिए जाते हैं, कद्दू कोहड़ा लौकी ये सब लगा लिए जाते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं, वो भी यूज़ होती हैं। लेकिन ज़्यादातर एक ही टाइप की सब्जियां बहुत यूज़ होती हैं, बहुत अच्छे से नहीं मिलती, लेकिन हाँ सब्जी देते हैं, दाल देते हैं, दाल अच्छी होती है, दाल में चेंजेस होता है, चावल मोटा होता है, जैसे शायद ऐसा बता रहे थे कि HMT का चावल जो होता है वैसे ही होता है, लगभग मैंने देखा नहीं, शायद PDS का चावल जैसे ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई है। उसके बाद रोटी होती है। रोटी जो है, जैसे बचपन में कहा गया जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल की रोटी मैं देखने का सौभाग्य, दुर्भाग्य तो नहीं बोलूँगा, मिला नहीं, लेकिन क्योंकि उस समय जब मैं अपनी इंटर्नशिप करने गया था जेल के रिफॉर्म्स पे, तो उस समय खाने का टाइम नहीं था। बट कई बंदी लोग रुमाल में रोटियों को लपेट के रखते हैं, क्योंकि शाम की चाय के साथ खाते हैं। बच जाती रोटी, जिसकी रोटी डाइट है तो इसने 5 रोटी या 6 रोटी ली है, 1 रोटी उसने बचा ली, शाम को उसको रोटी खाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, चाय के साथ उसने रोटी खा ली। तो वो बताते हैं कि सर कच्चा पक्का रहता है, लेकिन रोटी रहती है, सूखी रहती, कड़क रहेगी, कभी ऐसा ढाबे जैसी या फुल्का ऐसे नहीं मिलती। जेल जेल होता है, क्योंकि वो बनाते कौन लोग, बंदी ही बनाते हैं। पाकशाला होती है वहाँ पे, अलग अलग शालाएँ दिखी मेरे को, अलग अलग रिसोर्स सेंटर्स दिखे जो वहीं चीज़ें बनाते हैं, बढ़िया मूर्तियाँ निर्माण करते हैं। बैंड है जो 15 अगस्त 26 जनवरी में जाता है, वहाँ लोग ड्यूटी करते हैं। प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस देखा गया। तो इस तरीके की चीज़ है, खाने वगैरह की सुविधाएं हैं। टॉयलेट वगैरह रिफॉर्मेटिव मेजर्स में बोला गया कि उनको पानी नहाने का अच्छा शौचालय की व्यवस्थाएं, लेकिन 5 स्टार होटल तो नहीं है, जेल जेल है, जेल खाना है। वहाँ पे बाकायदा आपको दंड के तहत वहाँ पे जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। ये नहीं कि आप हलाल की तरह सो रहे हैं, आपको नंबरदार उठा देगा, आप रूम सफाई होगी, आपको बाहर रहना पड़ेगा, परेड लगेगी, उस सब में आपको लाइन लगाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए। नहीं कि मेरे को टॉयलेट सुबह, सबसे पहले घर में तो दादागिरी चला लेते हैं, वहाँ पे नहीं चलती दादागिरी कि मैं जाऊँगा और कोई नहीं है। घर में 2-2 3-3 टॉयलेट होते हैं आजकल, पहले घरों में 1 होते थे, तो एक में झगड़े हो जाते थे। अगर बड़ा परिवार होता तो मैं जाऊँगा, मैं सब अगर एक साथ उठ गए तो पंगे हो जाते थे, तो लोग आगे पीछे उठते थे, राइट। पर यहाँ पे सब एक साथ उठते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि सब के सब दौड़ के टॉयलेट की तरफ जाते होंगे, और जो पहले अपना नंबर लगा लिया वो नंबर लगा लिया, नहीं तो आपको रोकना पड़ता है, संयम से खाना पड़ता है। वहाँ पे खाना वैसे भी ज़्यादा नहीं मिलता, पेट खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अच्छा खाना मिलता है, दाल की गुणवत्ता अच्छी होती है, सब्जी और बाकी नॉर्मल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पौष्टिकता उसमें मिले, और एक रेट रहता है, फिक्स रेट गवर्नमेंट का, उस तरीके का उनको बंदी को पर बंदी आहार दिया जाता है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि खाने में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ऐसी कोई क्रूरता नहीं होती कि किसी को भूखा पेट सोना पड़े। नंबरदार राइटर बाकायदा उसको खाना पाकशाला से लाके देंगे और उसको इंश्योर कराएंगे। अगर कोई बंदी पेशी में चला गया, उसने अपने पेशी की खुराक नहीं खाई, ये भी पूछा गया कि भाई कोई बंदी स्किप कर गया, तो कुछ खाना स्टोर में रिज़र्व में रहता है, कुछ मंगा लिया जाता है ना, कुछ व्यवस्थाएं रहती है ऐसी, क्योंकि कई बार जेल के अंदर पेशी जो होती है, लौट के लोग कहीं दौरा पेशी जाते हैं, लौट के आते हैं, तो वो लोग देर से खाना खाते हैं, उन लोगों के लिए खाना राइटर और वहाँ के नंबरदार रखे होते हैं। उन व्यवस्थाओं से, उस इमरजेंसी और कंटीजेंसी स्टॉक से, और साथ में ये भी देखा कि हाँ, एक चीज़ देखा
गुड़ और चना ये दिया जाता है ना, पूड़ी दी जाती है त्योहारों में, कुछ मीठा दिया जाता है त्योहारों में। ये सुविधाएं हैं, और इसको सुविधा ना कहा जाए, ये बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं कि इंसान को अगर त्यौहार है, पूड़ी खाने का मन है तो पूड़ियाँ दी जाएंगी 2 या 4, जो भी, थोड़ा सा हलवा दिया जाएगा ताकि मीठा अंदर में मिलता नहीं, मीठा अलाउड नहीं रहता। मुलाकात में भी आप घर का चिवड़ा नहीं दे सकते, घर की चीज़ें नहीं दे सकते, अचार नहीं दे सकते, घर का बना कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते घर का बना, कि भाई मैं घर का कुछ गाजर खरवा बना के ले जाऊँ। मम्मी लोग, आंटी लोग सोचते हैं ना, जैसे मुलाकात में हम कई बार देखते हैं वहाँ पे, एक जन पहली बार आई, बोले वकील साहब ये चिवड़ा बना के लाए बैठ के, तो मैं बोला आपका बेटा एक्सकर्शन ट्रिप पे नहीं गया है, वो सेंट्रल जेल में है, ठीक है, क्राइम लगा हुआ है उसके ऊपर, हीनियस क्राइम, वो भी मर्डर का। आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं झूठ बोलने वाले वकील साहब में से नहीं हूँ, मैं सिर्फ मर्डर के केसेस देखता हूँ। इसको साल भर आप शांतता रखिए। हम कोशिश करेंगे कि 5-6 महीने में छूट जाए। हम गवाही लेंगे, गवाही अपने पक्ष में अगर आ जाती है तो हम पॉइंट्स बनाएंगे, और डिफेंस एक बहुत अच्छा करके अपनी जो विधिक ड्यूटी, हम किसी को गलत किए वाले व्यक्ति को बचाने का ज़बरदस्ती समाज में, ये नहीं। डिफेंस लॉयर का पेशा है, डिफेंस लॉयर का पेशा है। अगर मुझे कोई व्यक्ति कह रहा है कि साहब मैंने क्राइम नहीं किया है, तो मुझे पहले मानना पड़ेगा कि उसने क्राइम नहीं किया है, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या है, ये एक सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड कानून है, कि प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप इनोसेंट हैं जब तक कि आपके ऊपर आरोप पूर्णतः संदेह से परे सिद्ध नहीं हो जाते सबसे ऊंची अदालत से, तब तक आप निर्दोष हैं और खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आपको बेल भी मिलेगा, एक बार नहीं मिला, एक अदालत से नहीं मिला, ऊंची अदालत से मिलेगा। आपने क्राइम नहीं किया है तो आपको दुनिया की कोई ताकत अंदर नहीं रख सकती। जो लोग ये मूवी और फिल्मों की बातें करते हैं कि नहीं अंधेर है, किसी को तो सज़ा हो गई, गलत फांसी दे दिया, कभी नहीं हो सकती। एक बुद्धिमान विवेकशील न्यायाधीश, भले ही लोअर कोर्ट का अगर कोई व्यक्ति जज है, उन्होंने अगर नहीं देख पाया ठीक से, मार्शलिंग आपके एडवोकेट ने अच्छी नहीं की, तो उसके ऊपर का जो सेशन जज होता है वो आपको छोड़ता है, या वो नहीं छोड़ पाया तो हाई कोर्ट छोड़ता है, हाई कोर्ट नहीं छोड़ पाया तो सुप्रीम कोर्ट। तो जब तक आप अंतिम अदालत से फैसले में सज़ा सस्टेन नहीं हो जाते, तब तक आप निर्दोष हो। और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की जो थ्योरी है वो आपको आपकी गरिमा और आर्टिकल 21 को इंश्राइन करने, और इंश्राइन तो पहले से था, आर्टिकल 21 को इनैक्ट कहते हैं ना, इन प्रैक्टिस कराने, सुचारू कराने में हेल्प करती है। आपको ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप गिल्टी नहीं हो। विचाराधीन में तो कोई आपको कह नहीं सकता मर्डर करके आया है, या चोरी करके आया है, डाका डाल के आया है, बम फोड़ के आया है, बम कांड में आया है, गैंग रेप करके आया है, या, क्योंकि ये तो सिर्फ आरोप है, अभी विचाराधीन है, अभी तय नहीं हुई है उसकी सज़ा, राइट, अभी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। तो ये मौलिक अधिकार हैं इंसान के। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ यानी जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता, भेड़ बकरी, गाय बैल, सांड की तरह या जानवरों पशुओं की तरह नहीं, है ना, एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने की जो आपकी आज़ादी, जो आपकी शैली है, जो उसको पूरा प्रयास किया जाता है कि वो बार्स के अंदर जाने के बाद शिथिल, शून्य नहीं होती, कम हो जाती है, उसमें थोड़ी सीमाएं लग जाती हैं, पर पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं होती। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहला आपको फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, है ना, खान पान का आपको मिलेगा। दूसरा आपको विधिक अधिकार, आप वहाँ पे बाकायदा जो एडवोकेट्स हैं, हम लोग भी जाते हैं, मेरे सीनियर्स अंदर जाते हैं, अंदर जाके जो विधिक सहायता समिति है, डालसा, सालसा, नालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और नालसा जो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के लिए नेशनल सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी। लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है? विधिक सेवा। जैसे मैं प्रो बोनो चलाता हूँ, मैं एक प्राइवेट डिफेंस लॉयर हूँ और प्रो बोनो चलाता हूँ, राइट, लेकिन शासकीय निःशुल्क वाले को शासन से पैसा मिलता है। हम तो जो हमारे ग्राहक दे दें, जो हमारे क्लाइंट दे दें, उनकी दया पे रहते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट से बहुत कम फीस मिलती है, बहुत कम, लेकिन अच्छा है, उनको एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे निर्दोष होते हैं, या महिलाएं हैं, उनको निःशुल्क मिलता है ना। ऐसे लोगों को डालसा से बाकायदा विधिक सहायता जो आय वर्ग से कम है उनको मिलता है। जैसे हमारे यहाँ भी हम जो बिलो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, ब्लू कॉलर, उन्हीं को हम निःशुल्क देते हैं, नहीं तो हम मिनिमम
जो एकदम बेयर मिनिमम शुल्क है, एकदम कम, वो आपको कागज पत्तर और दौड़ भाग पेट्रोल का लगता है, वकील की पेशेवर फीस, उस पैमाने पे नहीं, हायर एंड पे नहीं। तो इस तरीके से जो है विधि की जो सुविधा है, आर्टिकल 14, राइट टू बी ट्रीटेड इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, है ना, कोई भी वर्ग, क्योंकि बंदी गृह एक वर्ग है, विचाराधीन एक वर्ग है, किसी भी व्यक्ति को उसके विधि के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जेल के अंदर कॉलेजेस होते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर होता है, पाठशाला होती है, रविशंकर जी महाराज और कई, मैंने सुना है कई योगा के सेंटर्स होते हैं, राखी रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल्स और त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे सब जो है परिवार के साथ उनको मिलने का अवसर दिया जाता है। रक्षाबंधन में बहनों को जेल के अंदर आकर के राखी बांधने का अवसर दिया जाता है। अगर कोई महिला भी अंदर है, पुरुष पति है, महिला और पति को संडे या किसी दिन मुलाकात, आपस में मिलन नहीं, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल दिया, मिलने का अवसर दिया जाता है। अब आप बोलोगे मेरे को आइसोलेशन चाहिए, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के नए रिफॉर्म्स क्या आ रहे हैं, इसी से एक चीज़ और याद आती है, ये मैंने पॉइंट नोट करके रखा है। लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपत्ति को, क्योंकि वो पुरुष जेल में थे बट उनका कोई होता सोता नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और उनको कंसीविंग यानी बच्चा पैदा करने के लिए जो सश्चर्य होता है उसको करने की अनुमति दी, और उसके लिए बाकायदा इंश्योर कराया गया कि उनको व्यवस्थाएं दी जाए, जब तक वो कंसीव नहीं कर लेती उनको मिलने का अवसर दिया जाए। और ऐसा नहीं कि बाहर आके छुट्टा नहीं, उनको या तो इंटरिम बेल दी जाए या फिर उनको मुलाकात के ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं, ऐसे व्यवस्थाएं बनाई जाए जिसमें वो अपनी वाइफ से मिल सकते हैं और बच्चे को कंसीव करने की कोर्ट की परमिशन के बाद, क्योंकि उनने ये माना कि बच्चे को कंसीव करना उनके अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का बाकायदा अनुपालन है, क्योंकि उनके नहीं रहने पे, उनके अंत हो जाने के बाद उनका वंश अंत नहीं हो जाना चाहिए। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये व्यवस्था दी और उनको कंसीव करने की आज़ादी दी। इस तरीके से अभी नई लेटेस्ट रिफॉर्म पे, फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारी चीज़ें हुई है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स पे विधि का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वतंत्र घूमने का अधिकार। अगर आप तिहाड़ जेल की बात करें, तिहाड़ प्रिजन्स लोग कहते हैं सबसे टफ जेल होता है, लेकिन मैं कहूँ वहाँ पे तो आपको कैफेटेरिया की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और आप फिर बोलेंगे कि सर आप कह रहे हैं आपको, हम कोई क्राइम करके थोड़ी बैठे हैं। आपका इन द सेंस मेरे उन वर्ग से है जिनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, या फिर जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं, जिनसे रिपीटेड ऑफेंस भी होते हैं, कई लोग आदतन अपराधी भी होते हैं, वो भी छूटते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने 10 बार किसी को चाकू या 2 बार 3 बार चाकू मारा वो 5 साल बाद 10 साल बाद नहीं छूटेगा, वो छूटता है। लेकिन कोर्ट उसको जमानत नहीं देती आसानी से, 1-2 में उसको सजा दे देगी अगर वो बार बार अपराध कर रहा है तो, है ना, और उसको सजा दे देगी एक आध बार। सजा देने के बाद फिर वो छूटता है, फिर वो रिफॉर्म करते हैं, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हैं। पर कई लोग पॉकेट मार होते हैं, वो हर महीने 2 महीने में आ जाते हैं, हर बार त्यौहार में कहीं से पॉकेट मारी की आ गए, 2 महीने रहते हैं, फिर छोटी सजा है, सजा भी नहीं, 2 साल 6 महीने ऐसी सजा होती है। तो आदमी उतना तो अंडर ट्रायल में काट लेता है, तो बाहर हो जाते हैं। तो आधी जेल ऐसे लोगों से भरी होती है, ये मैंने अपनी स्टडी में देखा। आधी जेल उन लोगों से भरी होती है जो 5 साल 3 साल से कम की सजा वाले अपराध हैं, छोटे अपराध, चोरी, है ना। 420 में भी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सजा नहीं है, उसमें भी लोग अंडर ट्रायल में, लंबी लंबी पेशियाँ होती है लोअर कोर्ट पे, है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रन करता है 420 के मामलों को, 409, 420, 406, अमानत में ख़यानत 409, ये सारी है ना, 409, 407, ये सारी जो धाराएं हैं ये सब पे 323, 324 मारपीट, 307 और 302 ये बड़े अपराध हैं। हाफ मर्डर, है ना, कल्पेबल होमोसाइड जिसको हम कहते हैं, अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दोनों। अब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता वहाँ पे कि आप मर्डर करके गए हो या आप चोर हो, तो चोर को नहीं भाई छोटी सजा है इसलिए इसको प्रिविलेज स्टेटस है, या फिर उल्टा वाइस वर्सा, मर्डर करके आया भैया राजा है। लोग वहाँ पे वैसा बना लेते हैं कि हम गैंगस्टर हैं, फलाने गैंग के आदमी, हम फलाने गैंग के हैं, हम ये हैं। तो जूनियर लोग उनका पैर दबाते हैं, जो लोग छुटभैया, जैसे छुटभैया नेता होते हैं ना, छुटभैया क्रिमिनल, उनका पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में सब सुविधाएं आ जाती हैं। मैं ऐसा बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक कमज़ोरी, इसमें जेल प्रशासन के मुखिया की कोई गलती नहीं होती।
लोग गलत तरीक़ों से हथियार कहता हूँ, अंदर चीज़ें लाते हैं। बाद में जेल प्रशासन उसको पकड़ता है तो दंड बहुत कठोर देता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ की मुलाकात में फिर मैंने सेंट्रल जेल में निवेदन किया, कोर्ट में निवेदन किया। उसके फ्रेंड ने क्या किया, मुलाकात में साबुन के रैपर को निकाल के दिया जाता है, किसी चीज़ में नशे की चीज़ गांजा को डाल दिया तो उसका मुलाकात बैन कर दिया गया दंड के रूप में। विचाराधीन था, उसकी मुलाकात ही अंदर में चड्डी बनियान ब्रश, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ नहीं मिलेगा तो आप सोच लीजिए आपकी दशाएं क्या होगी, दूसरों के ऊपर भिक्षार्थी की तरह आसीन होंगे। इसलिए मैं लोगों को बोलूँगा आप मुलाकात में ज़रूर जाएँ, क्योंकि अंदर में दशाएं बहुत ख़राब होती है। जिसकी मुलाकात नहीं आती वो टमाटर मिर्ची के लिए तरसता है, क्योंकि सब्जी उब्जी जो मिलती है उसमें टेस्ट नहीं होता, टेस्ट को ऐड करना पड़ता है। टमाटर मिर्ची प्याज वगैरह नमक वगैरह जो देते हैं मिक्सचर, इंसान उससे भेल वेल बना लेता है, बिस्किट्स खा लेता है, तो थोड़ी उसकी व्यवस्थाएं, थोड़ा दुख दर्द उसका तकलीफ कम हो जाता है, राइट। तो फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये अलाउड है, आप उनको कुछ कुछ सामान दे सकते हो। जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके कुछ पैसे अंदर में सीसीडी में आप रखवा दीजिए, पैसे जमा करा दीजिए, मनी ऑर्डर भेज दीजिए जेल में उसके नाम पे, अंदर में सीसीडी से बंदी जाकर के उसके लिए बाकायदा सामान लेके आ जाएगा, है ना। उसको ऐसा विहीन नहीं रखा जाएगा, उसके लिए मदद बाकायदा की जाएगी। जिसका कोई वकील नहीं है खड़ा हो जाएगा साहब, है, परेड में खड़ा हो जाएगा। हर सप्ताह में एक बार परेड होती है। परेड का मतलब ऐसी दशाएं, आपकी क्या दशा है भैया, सब ठीक ठाक हो, जेलर आके देखेगा सब लोग ठीक हैं कि नहीं, सब उसका तबीयत पानी सब क्या चल रहा है भैया, पूछेंगे कई बार क्या चल रहा है तुम्हारा, बहुत दिन से है यार साहब, मेरा तो कोई वकील नहीं है साहब, मेरे को विधिक सहायता, इनका विधिक सहायता दो, तुरंत उसको कॉल आ जाएगा, अब कहता है वकील अपॉइंट हो जाएगा और हो सकता है वो छूट भी जाए। तो इस तरीके से जो है एक बंदी को वहाँ पे एक सिद्धांत होता है महात्मा गांधी जी का जो कहता है अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। वहाँ कोई भी अपराधी से घृणा नहीं करता। अंदर में इनमेट्स कहा जाता है, अंदर में एक दूसरे के प्रति सौहार्द, एक दूसरे के प्रति भाईचारा भी देखा गया, एक दूसरे के प्रति काफ़ी समर्पण देखा गया। कभी तबीयत खराब में वो किसी की सेवा कर रहा है, वो मदद कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखी गई। और आज का परिवेश क्या है, मैं इंपॉर्टेंट पे आता हूँ, ओपन जेल का रिफॉर्म्स क्या है, ओपन एयर जेल्स क्या हैं। देखिए हमारा देश में एक राजस्थान राज्य है और भी जगह है, मैं राजस्थान राज्य का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ माननीय नालसा के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के एक ऐसी विधि मंत्रालय के ऐसी सोच जिसमें जेल को रिफॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है, ऐसे चुने हुए। अब आप बोलेंगे कि ओपन जेल क्या है कि साहब उसमें खुला छोड़ देते हैं, ओपन का मतलब क्या, ताला नहीं लगाएंगे तो आदमी तो मर्डर करके आया भाग जाएगा। बहुत लॉजिकल पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए ओपन का मतलब ये है, बहुत सही आप पकड़ रहे हैं लेकिन आधा पकड़ रहे हैं। ओपन का मतलब ये है कि रात को उन्हें वहीं रहना पड़ेगा, दिन में वो कमाने बाहर जा सकते हैं। अब आप बोलोगे साहब बाहर जाके तो भाग जाएगा, नहीं। चुने हुए बंदी जिनकी आधी से ज़्यादा सजा पूर्ण हो जाती है, अच्छे आचरण वाले और केवल सेलेक्टेड बंदियों को वहाँ पे रखा जाता है, नहीं तो बाकी तो सेंट्रल जेल हैं। ऐसे लोगों को अपने परिवार के साथ वहाँ बैरक पे रहने की व्यवस्थाएं होती है, बाकायदा वो बाहर जाके दिन में कमा सकते हैं, शाम को उनको आना रहता है, उनकी बॉन्ड, उनकी जो बंधपत्र, उनकी जो सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित रहती है। जैसे कोई बंदी जिसको सजा हो गई या विचाराधीन है अंडर ट्रायल, उसके भगवान न करे घर में किसी की डेथ हो गई तो बेल नहीं भी मिल रही है तो उसको मुचलका बोलता हूँ, उसको इंटरिम पैरोल पे कुछ दिन के लिए बाहर लाया जाएगा, वो बाकायदा रहेगा और कुछ दिन के बाद फिर अंदर आ जाएगा। ऐसे ही जिनको सजा हो जाती है वो पैरोल पे जाते हैं, साल में कुछ दिन उनका पैरोल रहता है, घर में मिलने दिया जाता है, घर वालों से पैरोल पे छुट्टी, उसको कहते हैं जेल की छुट्टी। अब आप बोलेंगे कि साहब जेल में छुट्टी भी होती है, घर आ जाते हैं। अब इंटरेस्ट तो पैदा हो रहा है, बट इसका मतलब नहीं हम क्राइम करें और जेल में आए और अनुभव करें, नहीं। हम सड़क में कई बार चल रहे होते हैं, गलत तरीके से कोई गाड़ी हमें ठोक देता है, हम ना चाह के भी हम क्राइम में कभी कभी लिपट जाते हैं, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं। आजकल महिलाओं, मेरे साथ सारे वीडियोस देखिए, मैं मेंस राइट में हूँ, मैंने काफ़ी कुछ अनुभव किया है अपने लाइफ पे, इसलिए मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। देख रहा हूँ झूठे आरोपों में भी कई बार आपको फंसा दिया जाता है। क्या करोगे आप, मर जाओगे अंदर जा करके? नहीं। हिम्मत हार जाओगे? नहीं। आपके बच्चे मर जाएंगे, बीवी भाग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आज गए हो आप, अगले हफ्ते बाहर आ जाओ। शानदार वकील ने बेहतरीन बहस की, चालान आने का वेट ही नहीं किया, जज ने बोला अरे भाई प्राइमा फेसिली इसके ऊपर तो केस बनता ही नहीं है बाहर। जैसे 498 में तुरंत जमानत मिलती है, तुरंत। आप हमें करा के देखिए, अगर आपके परिवार वालों को भी फंसाया है तो हम एंटिसिपेटरी बेल करा देंगे, जेल में 1 घंटे 1 मिनट भी नहीं रहने देंगे।
साबित कर देंगे ना कि वो सर वो तो वहाँ रहते ही नहीं थे, वो तो अपने दूर रहते थे, मैट्रिमोनियल शादी वाले घर में रहते ही नहीं थे। तो बेल इज एन प्रोविजन, जेल इज एक्सेप्शन। ये भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में एंश्राइंड है ना। आर्टिकल 21 में ये नहीं लिखा है कि आपको बेल मिल जाएगा, बट आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, पूर्ण पद्धति, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, है ना। जो मेनका गांधी वाला केस था, पासपोर्ट जब्त वाला, उसमें ये बताया गया था कि भाई आप किसी का पासपोर्ट, किसी को विदेश जाने से आर्बिट्रली नहीं रोक सकते। एयरपोर्ट में पासपोर्ट जब्त कर लिया गया उनका। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता इंसान का सबसे मीठा फल है। आज के परिवेश में तो बहुत ज़्यादा, आज आप स्वच्छंद घूम रही हैं, लड़कियां घूम रही हैं, आप मेट्रो सिटीज़ में देख लीजिए 11-12 बजे तक घूम रही हैं, रात को घूम रही हैं, पब्स में देख लीजिए। आज रायपुर पे चले जाइए आप, नया रायपुर पे पूरे बार्स देख लीजिए आप, पास डांस वांस चल रहा है, पूरा सब कुछ हो रहा है, हर बड़े शहर में हो रहा है ये। और ये कोई अपराध नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल का पार्ट है। लोग कहेंगे डिबेटेबल इशू है कि ये सही है गलत है, बट इट्स अ लाइफ स्टाइल। 18 साल से ऊपर की बच्ची है, बच्चा है, आप उसको कनपटी पे पिस्तौल डाल के नहीं रख सकते, घर में पहरा और ताला डाल के नहीं रख सकते। वो लिव इन में रहेगा, किसी के साथ रहेगा, पढ़ने जा रहा है, आपको क्या पता, पढ़ने जा रही है, वो किसके साथ रह रही है, कहाँ, आपको क्या पता। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बाहर ना भेजें, लेकिन अगर वो कहीं रह रही है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो कोई अपराध नहीं है। उसको अपना साथी चुनने का अधिकार है, उसको अपने जीवन को बहुत खुशमय, बहुत अच्छे से, आनंद से, हाँ ऐश अय्याशी से नहीं, खुशी से कि हाँ मैं हर संडे ओशो के आश्रम आचार्य रजनीश के जाता हूँ या जाती हूँ, हाँ मैं श्री कृष्णा कॉन्शियस टेम्पल जाता हूँ, मैं कुरगांव पार्क में बढ़िया बहुत बड़ा टेम्पल है, मैं वहाँ जाता हूँ, वो लाइफस्टाइल का पार्ट है। मैं बड़े एक मॉल है स्पिंस्टर, वहाँ जाता हूँ, है ना। मैं KFC का बहुत शौक है, मैं हर दूसरे दिन जाता हूँ, तो उसकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। वो उतना कमा रहा है, IT पार्क में 2 लाख की उसकी सैलरी है, उड़ा रहा है, मूवीज़ जा रहा है, कहीं जा रहा है, वो उसकी पार्ट ऑफ लाइफ है, वो उसकी अय्याशी नहीं है, वो उसको अर्न कर रहा है और वो अपनी गुणवत्तापूर्वक जीवन को बनाया उसने वैसा है। वो कार में जाएगा, लग्जरी देखेगा अपनी लाइफ पे, और उसने अपने आप को वैसा बनाया। इससे ना ईर्ष्या करना है, द्वेष करना है, ना कुछ। हर कोई उस लाइफ से गुजरा होता है, हर कोई के जीवन में दुख और सुख, धूप और छाँव आता है। कई बार लोग करियर को चेंज करते थे। मैं अपना उदाहरण लूँ, 1 लाख रुपए की सैलरी थी मेरी, मुझे नहीं चाहिए, मैं लोगों की मदद करने के लिए लॉ फील्ड पे आया। आज मैंने अपने टॉप 20 एडवोकेट्स में, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कभी भी तौल लीजिएगा, मेरा लॉ पॉइंट का आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है। रायपुर के शीर्ष 20 में मैं 19वें 20वें नंबर पे, लेकिन टॉप 20 में मैंने अपनी जगह बना ली, जहाँ 2000 एडवोकेट हैं, 2000 से ऊपर रायपुर में। सब सीनियरों के जूनियरी गिरी करते हैं, कोई फोटोकॉपी लाता है, कोई सब नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मुंशीगिरी। बट मैंने बहुत कम समय इंटर्नशिप किया और कम समय पे अपनी पहले ही आर्गूमेंट में मेरे को सफलता मिली बेल की, और मैं आज इंडिपेंडेंट डिफेंस लॉयर के रूप में अपनी पहचान बना रहा हूँ। मैंने रायपुर के टॉप क्रिमिनल लॉयर के अंडर में इंटर्नशिप किया। उससे पहले भी मेरे कई गुरु थे जिन्होंने मुझे क्रिमिनल लॉ सिखाया, उससे पहले सिविल लॉ सिखाया, है ना। उन सब का मैं धन्य हूँ। और मैंने फिर एक दिन उनका उंगली को छोड़ करके खुद खड़ा हुआ। और ठीक है, आपको आप हैं तो एम्प्लॉई, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हैं तो आप एम्प्लॉई ना, लेकिन अगर आपके पास स्वरोजगार है, लाइसेंस है बार काउंसिल का, आपकी वकालत की डिग्री है, तो आप इससे ज़्यादा पोटेंशियल कमा सकते हैं। अगर आपने मेहनत बहुत अच्छी दिशा में की, सही जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप बहुत बेहतरीन दिशा कर सकते हैं। आप उन वकीलों में से नहीं है जो झाड़ के नीचे बैठ करके, या बोलना नहीं चाहिए ऐसा आप 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, ये लूट खसोट लिए, एडवांस ले लिए, भाग गए। नहीं, आप लोगों को बोलिए हाँ मैं एडवांस तो लूँगा, प्रोफेशनल हूँ, मेरी इतनी फीस है, मेरी बेल की इतनी है, मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन की इतनी है, आप एक बार देखिए, आप खुश होकर के 2 क्लाइंट और देंगे। मैं जिस भी कोर्ट में जाता हूँ, ऑल इंडिया प्रैक्टिस करता हूँ, जिस भी कोर्ट में जाता हूँ, मेरी आर्ग्यूमेंट देख के, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं, कभी आप देख लीजिएगा मेरी आर्ग्यूमेंट, लॉ पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट देख करके, अरे साहब आपने तो बेहतरीन आर्ग्यूमेंट की। मेरे पहले ही केस में मैंने जब्ती जो होती है, पूरी इंटायर जब्ती को डिसमेंटल कर दिया। मैंने कोर्ट में साबित कर दिया कि साहब ये जब्ती जो है गलत है। लॉ पॉइंट पे सेक्शन 63B ऑफ 63C ऑफ 63 खंडिका 3 ऑफ BNS नए कानून में मैंने जज साहब को बोला कि साहब ये जो मुकुट हीरे जवाहरात जो चोरी का आरोप है, ये जब्ती में तो वीडियो बनाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। बोले वकील साहब आप कैसे कह रहे हो? सर बिल्कुल है वीडियो रिकॉर्डिंग, दिखाइए। मैं लॉ बुक लेके गया था, नई वाली बुक, मैंने पेज को बाकायदा टैग किया था, मैंने दिखाया सर सेक्शन 63 सब क्लॉज 3 में बाकायदा है कि वीडियो। मैं बोला सर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी है, ये जो जब्ती की है माल? तो बोले मुंशी ने, पुलिस वाला करता है, आपको तो पता है वकील साहब। मैंने बोला साहब
आपके टेबल में किस में किया है उसने? बोले अपने मोबाइल में कर। बोले सर वो मोबाइल है क्या आपके टेबल में? कहते नहीं। किस में? बोले आपको भी पता है पेन ड्राइव में। बोले सर पेन ड्राइव में ना। बोले सर उसका डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट कहाँ है? बोले वो अनिवार्य। मैंने तुरंत लिखा सर सेक्शन 63 है, सब क्लॉज 3 और नहीं लिखा है, एंड और में अंतर है। उसी और एंड में उन्होंने बेल ग्रांटेड। मैंने बोला सर नए कानून 2023 भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि यदि आपने डिजिटल दस्तावेज या डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तो आपको डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट हैशटैग्स और ये सब चीज़ों से संरक्षित सुरक्षित करके आपको वो एविडेंस लगाना है। नहीं लगाए तो वो एविडेंस की रिलायबिलिटी आप चैलेंज कर सकते हैं। मैंने उसको कोराबरेट किया। मैंने बोला सर चांदी वंदी की जो पूरी वो है रिसिप्ट अच्छे हैं, वो उसमें से कहीं नकली चांदी है, उसमें लिखा है चांदी की नहीं। मैंने कहा देवी देवताओं को साहब कोई फर्जी चांदी पहनाएगा क्या? तो बाकायदा उन्होंने सुना और उन्होंने बेल दिया। तो इस तरीके से एक आप किस दिशा पे लेके जाते हो, किस तरह की प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग है, आपकी लेखन शैली कैसी है, ड्राफ्ट में आपका कितना दम है, आप अपनी पहचान भीड़ में से अलग बनाते हो। नाउ द पॉइंट इज फंडामेंटल राइट ऑफ अ प्रिजनर। प्रिजनर वो गलत लोग नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आप कभी ऐसे संदर्शक लोग भी होते हैं, आप उनसे पूछिएगा, मोहल्ले कॉलोनियों बड़ी जगहों पे संदर्शक होते हैं जो जेल में मिलने जाते हैं, आप उनसे पूछिएगा। कई लोग बेचारे गलत फंसे होते हैं, कई बुद्धिजीवी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, कई लोग कई सालों से गलत, कई वकील लोग गलत कर देते हैं, कई बार वकीलों से झगड़ा हो जाता है, कई बार सही वकील नहीं मिल पाते, कई बार जजेस मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, चीज़ें फैक्ट सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हुई, तो बेचारे फंसे हैं। कोई उनका करने वाला नहीं है, दौड़ना भागे पैरवी करने वाला मुद्दई नहीं है, भागा दौड़ी करने वाला पड़े हैं। किसी के पास पट्टा नहीं है, जमानत हो गई है, बोल रहे हैं 6 महीने से पड़े हैं सर, रायपुर में हम रहते नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ फंस गए, कोई पट्टे वाला नहीं है सर, आ नहीं पा रहे हैं। अब बताओ बेचारों के स्टैम्प का जो पेपर होता है वो नहीं है उस कारण से, जबकि बेल का हस्ताक्षर हो गया, चलो हम आपको छोड़ते हैं, पर पट्टा लगेगा ना, पट्टा देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे केसेस रहते हैं। तो कई बार इंसिडेंटल बाद में वो बरी हो जाते हैं, पर उनका वो समय नहीं लौटता। उनकी जो बदनामी, पेपर मीडिया, मैं क्यों हंसता हूँ पेपर मीडिया से, क्यों मेरी झगड़ा हो जाता है? हाँ, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज पे मेरी ज़िंदगी बीती है 18-20 साल, और मैं मानव की बात नहीं करूँगा। हाँ, एक बार एक संपादक को मैंने कॉल लगा के लताड़ लगाई ज़बरदस्त। एक केस था यहाँ का गुड़ियारी का, ऑफिस से, कार्यालय से घर आया, खाना मांगा, बीवी ने खाना नहीं दिया तो छत से ढकेल दिया। अब ये हेडलाइन छाप दी भैया उसने, न्यूज़ वाले ने। लगाया मैंने कॉल, मैं सत्यमेव जयते फाउंडेशन से बोल रहा हूँ, एडवोकेट शर्मा, क्या अधिकार है आपको ये लाइन लिखने की? ये लाइन में आप ये बताना चाह रहे हो कि सारे पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं? खाना मांगा, ये मैसेज क्या जा रहा है बाहर मार्केट में? कहता नहीं साहब FIR। मैंने आप वीडियो बना रहे थे क्या वहाँ पे खड़े होके? जब वो धक्का दे रहा था तो आप देख रहे थे क्या? और देख रहे थे तो आपने बचाया नहीं? नहीं साहब, उन्होंने जो आरोप लगा दिया, कुछ भी आपने लिख दिया। बोले सर हम कोर्ट थोड़ी हैं। ठीक है, FIR में कहाँ है? आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उस हेडलाइन को चेंज करा दिया। मिस्टर पांडे डिप्टी एडिटर थे नई दुनिया के, इंदौर में ऑफिस में कॉल लगाया और मैंने बोला कि इसको चेंज कीजिए। तो उन्होंने खाने वाली लाइन को बोले हाँ सर FIR में नहीं थी, हमसे गलती हुई। मैंने बोला रिपोर्टर ने कुछ भी बोल दिया, उड़ती हुई कहीं बातों को आपने उठा के डाल दिया यार। पुरुष समाज के ऊपर कितना बुरा मैसेज जा रहा है, इस पर कितना रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि भाई पुरुष लोग क्या, खाना नहीं मांगा तो 2nd फ्लोर से महिला को नीचे धकेल दिया, उसका पैर टूट गया, मरी नहीं वो, सिर्फ घायल हुई और वो 7 दिन बाद दौड़ने लगी। हो सकता है खुद भी कूदी हो यार, CCTV कैमरे से देखो, कुछ देखो, थोड़ी तो जर्नलिज्म का स्पिरिट दिखाओ। एनीवेज, ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट अस्तित्व है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का एक स्वर्णिम तोहफा है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन, मैं आपको बता दूं, इसकी परिभाषा जीवित ह्यूमन कहीं नहीं कहा गया है, कहीं नहीं। मृतदेह भी है तो मानव है, शादीशुदा है तो उसे 16 श्रृंगार सजा करके अंतिम संस्कार किया जाता है। उस देह का पार्थिव देह उसको कहा जाता है, पार्थिव देह। अगर उसने कोई बहुत अच्छा काम किए हो, कोई VIP हो, पार्थिव शरीर,
कोई नेक सज्जन थे। वैसे भी शव को, कॉर्पस, डेड बॉडी को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो गरुड़ पुराण में लिखा है वो काफ़ी यात्राएं करती है। अच्छे कर्म किए हों तो नारायण योनि मिलती है उनको, और वो दिव्य अलौकिक हो जाती है कि आत्मा अमर है। वो शरीर तो मिट्टी है, उसका हम मिट्टी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, आत्मा का थोड़ी कर रहे हैं। वो व्यक्ति मरेगा नहीं, अनूप शर्मा कभी मरेगा नहीं, वो तो दूसरा रूप ले लेगा। अगले साल, अगले जन्म फिर किसी की मदद करेगा। इस जन्म तो ऐसे ही मिला है जो भी चल रहा है, अगले जन्म तो अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ही है दुनिया। हाँ, लोग ईर्ष्या करते हैं, मानव अधिकार कोई नहीं मानता, कोई नहीं। किसी को भी कभी कुछ भी बोल देते हैं, चमका देते हैं, अबे छपरी, अबे फलाने, अबे बच्चा है साले तू, अबे गरीब, अबे साले फुफटिया। कोई मानव नहीं, कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं। अबे चमार, अबे फलाने, अबे कुछ नहीं। मनुष्य भाई, वो मनुष्य, पहले वो ह्यूमन है, ह्यूमन। मरने के बाद भी उसके अधिकार नहीं खत्म होते, जेल के अंदर जाने के बाद भी नहीं होते। अगर उसने मर्डर भी कर दिया है तो एनकाउंटर भी नहीं कर सकते आप। हालत खराब कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट ने पर्टिकुलरली कई केसेस में। दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, हालत खराब कर दिया। जुडिशियल इंक्वायरीज हो रही हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, आज तक चैनल वालों को रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते, और दिखाया गया कि गाड़ी पलट गई। खुल्लम खुल्ला एनकाउंटर। क्या मानवाधिकार संस्थाएं इस पर वर्क कर रही हैं? कर रही होंगी, पर कई चीज़ें किताबों में दबी रह जाती हैं। कई बार एक्टिविस्ट लोग इतना हल्ला करते हैं कि फिर वो चीज़ें खुलती है और उनको बाकायदा। कई बार मैंने देखा, शताब्दी पांडे जी को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, वो आती हैं। ये महिला का जो अभी छोटी बच्ची का एक हुआ था वहाँ दुर्ग में, उसमें आई थी वो बाकायदा। छोटी बच्ची को नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो मानव अधिकार जो होता है वो अधिकार है, बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार है। और वो इनकारनेशन होने, अंडर ट्रायल होने या सजा हो जाने के बाद भी जो है वो कटल डाउन नहीं होता, वो शिथिल नहीं होता, शून्य नहीं होता, बंद नहीं होता, रुक नहीं जाता, स्टैंड स्टिल नहीं हो जाता। एकमात्र अधिकार है, विधिक अधिकारों से ये भिन्न है। विधिक अधिकार क्या? आपने कहीं रिफंड की पॉलिसी, आप यूएस में जाइए, डेवलप्ड कंट्री में बाकायदा काउंटर बना होगा, कोई पूछेगा नहीं आपको। आप जाइए, आप 21वें दिन भी जाइए, आपको बाकायदा काउंटर से बाकायदा उतने डॉलर्स वो दे देगा। सामान आप कोई ले जाइए, नहीं पसंद आया, आपको रिफंड की पॉलिसी बनी हुई। इंडिया में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कई बार बोल देते हैं हमारी पॉलिसी में नहीं, हम रिफंड नहीं देंगे। कंज्यूमर कोर्ट में लड़ते रहो सालों साल। लेकिन मैं राइट्स लॉयर हूँ, आप मुझे दीजिए, आपका कौन सा पैसा कहाँ रुका है, कौन से बीमा आपको क्लेम नहीं दे रहा है, कौन सा कंज्यूमर कोर्ट नहीं दे रहा है? आपने हॉस्पिटल में फीस पटाई, हाँ, बेचारा मर गया पीड़ित, ठीक से उन्होंने इलाज नहीं किया, बैंड बजा देंगे हम हॉस्पिटल की। जवाब देना पड़ेगा उनको, उन्होंने क्या किया। पूरे कार्ड के पैसे निकाल लिए आपके, स्मार्ट कार्ड, फलाने कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दुनिया का कार्ड है, 5 लाख का बिल भी ले लिया, और आखिर में बोले जय श्री राम, भैया अंतिम संस्कार कर लो। रात को मरा है और 2 दिन बाद तक उसको बॉडी को रख लिए और बता रहे हैं भैया अभी मरा है। ऐसे भी केसेस हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत खूबसूरत एक लाइन लिखी हुई थी, अभी पढ़ा मैंने, कि बहुत गर्व है हम लोग को, बहुत खुश हैं कि लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है। परिपालन कहाँ होता है? बनाता कानून कौन है? कौन बनाता है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। लाइव आऊँगा कुछ समय बाद, मेरे को लाइक नहीं करोगे तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। मेरे को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे ना, तो मेरे को कुछ फैसिलिटीज़ यूट्यूब नहीं देगा। आप लोग अगर मेरे को मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो शायद मैं कुछ और आगे कर पाऊँ, नहीं तो कहाँ कर पाऊँगा मैं, है ना? गरीब ही रह जाऊँगा हमेशा, क्योंकि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। कोई कहता है साहब 1000 रुपये है, हम तो झाड़ू लगाते हैं नगर निगम में, मेरे बेटे को झूठे मर्डर में 2 बच्चों को फंसा दिए हैं साहब, ये 500 रुपये ही है, जहाँ 5 लाख रुपए लोग लेते हैं। एसके फरहान साहब का नाम मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु हैं। आज आप उनकी फ़ीस देख लीजिए, 3 लाख 5 लाख, जो मुख अरविंद से निकल गया वो फीस है। 40 साल की इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। फैजल रिजवी साहब VIP केसेस लेते हैं, ब्लू कॉलर के हम लोग लेते हैं, वाइट कॉलर के वो लोग लेते हैं, सारे टॉप केसेस उनके पास जाते हैं। इतनी हाई क्या, काम भी वैसे ही है, फीसेस रहती हैं उनकी, बहुत खूबसूरत पैरवी रहती है उनकी, शानदार। लेकिन क्या उतनी फ़ीस में आज आप देखिए हम
बहुत कम रेट पे जो दे दे क्लाइंट 10, 20, 30, 50, 60 हम उनकी केसेस कर देते हैं, जो स्वेच्छा से दे दे। बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं रहता। हम मनुष्य को सोचते हैं कि ठीक है यार, हम आज दुख में हैं, हम और दुख थोड़ा झेल लेंगे, लेकिन किसी झूठे फंसाए व्यक्ति को हम निकाल दें यार, जी लेगा यार, उसके 2 बच्चे अंदर हैं यार, वो महिला बेचारी नागपुर से चक्कर काट रही है, अभी चाकूबाजी वगैरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, उसमें फंसी हुई है। ठीक है यार, चल मदद कर देते हैं। चलो वकील साहब अपनी गाड़ी में बिठा के हमको माना ले चलो, माना जेल कहाँ है, 300 रुपये तो उसको जाने में लग जाएगा यहाँ से 18 किलोमीटर, उतने उसके पास पैसे होंगे कि नहीं, हम मदद कर देते हैं। चलिए हम आपको लेके जाते हैं। वहाँ जा रहे हैं, दिन भर बैठे हैं, ना नाश्ता ना पानी ना कुछ। हाँ नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारा बच्चा अंदर है। अरे खा लो भाई, अंदर है तो मर्डर में अंदर है, तुरंत नहीं छूटेगा, बाहर नहीं आ जाएगा, सकीचों के अंदर होगा, वो सलाखों के अंदर, हम ही निकालेंगे। हॉस्पिटल लेके जाते हो ना तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हो, वो ऑपरेशन करता है, आंखें खुलती है। मेरा अभी आई का ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, विट्रोटॉमी। उसके बावजूद मैं लोगों की सेवा करता हूँ। ऑपरेशन हुआ, दृष्टि को मैंने ठीक किया, करेक्ट किया। उसके बाद मैं 2-3 महीने मेरे को धुंधला दिखा, रेटिना का पर्दा फट गया था मेरा। एक छोटा बच्चा, कितनी संघर्ष, कितनी तकलीफ मेरी यहाँ के लोगों ने देखी है। बट मानवाधिकार है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मनुष्य है, हम अगर दुनिया को समझेंगे तो भगवान भी हमें समझेंगे। जेल के अंदर अगर ये सुविधाएं नहीं, ये बेसिक सुविधाएं अगर नहीं होगी तो इंसान मर के बाहर निकलेगा, उसकी सिर्फ डेड बॉडी बाहर निकलेगी। अगर हमारा संविधान में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र नहीं होता, अगर हमारे संविधान में डिफेंस को बोलने की आज़ादी नहीं होती, डिफेंस लॉयर्स की ताकत, निर्भया कांड में देख लीजिए, रात को 2 बजे खुलवाया गया था सुप्रीम कोर्ट, फांसी हो जाने के बाद, सस्टेन हो जाने के बाद भी किसी ग्राउंड पे वकील साहब दुष्यंत जी ने लगाया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं बता चुका हूँ ये बात आपको। तो ये डिफेंस लॉयर्स की ताकत होती है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी है, न्याय का प्रतिपादित सिद्धांत है, अड्डी अल्टरम पार्टेम, हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष की सुनो। जब तक दूसरे पक्ष की, कौन बोलेगा दूसरे पक्ष के बारे में, बचाव पक्ष के बारे में कौन बोलेगा? प्रोसिक्यूशन का जो पीपी जीपी हैं वो बोलेंगे, खुद उनका काम है सजा। उनको सरकार पैसा देता है 1.5 लाख रुपए, गवर्नमेंट फीस देती है उनको, सैलरी देती है, सैलरीड है वो, कुछ नहीं करेंगे तो भी, एक भी केस में नहीं खड़े होंगे तो भी उनको सैलरी मिलेगी महीने के एंड पे। पीएससी के एग्जाम पास करके वो गवर्नमेंट के वकील बनते हैं, उनका काम ही है स्टेट को प्रिजर्व करना, स्टेट का संरक्षण करना। हमारा काम क्या है? डिफेंस, आरोपी को संरक्षित करना, वो हमारा पेशा है। हम किसी क्रिमिनल को बचाने का प्रयास नहीं करते। लोग कई बार, लड़कियां, महिलाएं, हमारे खुद की घर की महिलाएं हमारे खिलाफ हैं इसी चीज़ों पे, यही चीज़ों से नाराजगी, अरे वकील हो तुम लोग तो झूठ बोलते हो, गलत करने वाले को बचाते। अरे भाई पेशा है वो हमारा धर्म है, धर्म। डिफेंस लॉयर इसलिए बना हुआ है, वो डिफेंस करेगा। क्लाइंट हमारे पास आके बोलेगा कि साहब मर्डर भी कर दिया हूँ, बोल देगा, तो भी हमें कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा साहब नहीं किया है, छेद करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन की थ्योरी में, क्योंकि अगर उसने किया भी होगा और उसके खिलाफ गवाही नहीं होगी तो उसको सजा नहीं हो सकती दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि अगर आप प्रोसिक्यूशन ठीक से काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सबूत नहीं बनाएगा, कौन सजा दे पाएगा? आप दुर्ग का केस देख लीजिए, परिवार के लोग झूठ बोल रहे थे, महिला झूठ बोल रही थी मीडिया में, पूरी छोटी बच्ची कहीं नहीं निकली, ऐसा वैसा, चाचा है ये वो, चाचा तो बहुत अच्छा है, फलाना है, ढिमाका है। बाद में क्या हुआ? डीएनए पाया गया, चाचा से मैच हुआ, चाचा ने रेप किया है, सिगरेट से झुलसा के मारा छोटी बच्ची को। शुरू में तो बोल रहे थे नहीं तो बचपन से पाला है तो कर ही नहीं सकता, भाई भाई में बहुत अच्छा रिश्ता था, भाई भाई में बहुत अच्छा रिश्ता था, शरीर के अंश उस छोटी बच्ची के साथ कैसे मैच हो गए? शानदार काम था प्रोसिक्यूशन का, सजा भी होगी उसको, देखना। कोई नहीं बचा सकता। आपने अगर गलत कर्म किया है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, आपने अभी बोला डिफेंस लॉयर, अरे कोशिश तो पूरी करेगा ना, चिल्ला चिल्ला के आखिरी तक बोलेगा ना, अपने पक्ष में सबूत नहीं भी बताएगा तो कुछ अगर बता भी दिया तो देखा जाएगा ना कि डिफेंस के पास क्या सबूत है। अपनी निर्दोषता साबित बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं करना है, हमें चिल्ला चिल्ला के नहीं कहना हम निर्दोष हैं। डिफेंस लॉयर्स की पूरी करियर होता है, वो समझना पड़ता है कि हम डिफेंड कैसे करते हैं, लॉ के ग्राउंड्स क्या बने हुए हैं। झूठा यदि फंसाया है, झूठे केसेस, जैसे मैं एग्जांपल, मेरे केस में मैंने लॉर्डशिप को बोला हाई कोर्ट पे कि साहब एक बात बताइए,
मृत्यु हुई 20 तारीख को, 20 जनवरी। डेड बॉडी की जो ये है सुपुर्दनामा 19 तारीख का है। तो मैं बोला साहब ऐसा हुआ होगा शरीर से आत्मा 20 तारीख से निकल के 19 तारीख पे आ गई होगी। उसने बोला होगा भाई कल मेला लग रहा है भूतों का, कल मैं नहीं रहूंगी, आज ही बना लो मेरा डॉक्यूमेंट। तो जज साहब हंसने लगे, तो वकील साहब आप कॉमेडी कर रहे हो। मैंने कहा हाँ साहब, रेफर टू पेज नंबर सो एंड सो। मतलब देखिए शब्द सुपुर्दनामा 19 तारीख का। बोले गलती को सर गलती 2 जगह कैसे होगी? फिर मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाया, मतलब सर पुलिस वाले की ड्यूटी लग रही है, वो भी 19 तारीख को, साइन के नीचे उसने डेट डाला है, शब्द का सुपुर्दनामा भी 19 तारीख को, बेल ग्रांटेड। 114G प्रिजम्पशन। फोन की कॉल डिटेल्स नहीं, कोई कॉल डिटेल नहीं। कॉल में मम्मी को मार दिया पापा ने, किधर है उठा कॉल डिटेल नहीं सबमिट किया। 114G क्यों नहीं किया सबमिट? टोमासो ब्रूनो केस। ये सब मानव अधिकार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि मनुष्य को आप गलत तरीके से सजा नहीं दे सकते। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करना है आपको, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अपील में जब सजा भी हो जाती है तो उच्च न्यायालय जब अपील देखता है तो ये देखता है कि निचली अदालत ने फंडामेंटल लॉ का वायलेशन तो नहीं किया है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मानव अधिकार का बहुत बड़ा प्रतिपादित सिद्धांत है, कहीं उसका अवहेलना तो नहीं किया है। और उसी पे कि ठीक से नहीं सुना साहब, उसने हमारे पक्ष में, हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, हमारे पक्ष में बहुत सारे सबूत इंगित कर रहे थे, पर ट्रायल जज ने तो हमको सुना ही नहीं, हमको सजा दे दी। तो ऊंची अदालत कहता नहीं, ये इनके मौलिक अधिकार का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का। सो दोस्तों जेल जो है एक रिफॉर्मेटिव सेंटर है, आप उसे मंदिर की तरह लें, मैं तो मंदिर कहूँगा। आपको लगेगा कि यार वकील साहब पागल हो गए। हाँ मैं हूँ पागल, मैं क्रेजी हूँ। मंदिर है, जिस दिन अंदर चले जाओगे ना, भगवान ना करे याद कर लेना आधी रात को मैं आ जाऊँगा, फीस नहीं भी रहेगी तो भी आ जाऊँगा, ठीक है, कभी दे देना। लेकिन उस दिन समझ में आएगा कि अनूप सर ने मंदिर क्यों कहा था। वहाँ वास्तव में मंदिर होता है, वहाँ आपको आस्था पता चलती है, वहाँ आपको सही और गलत का ज्ञान होता है, सही और अच्छे और बुरे लोगों का अंदाज पता चलता है। सगे जितने मुखौटे घूम रहे हैं ना, अरे ओ जय श्री राम भाई, ओ जय बोले दारू पिलाने के लिए, वहाँ कोई नहीं। जब आप अंदर हो जाते हो ना, वो जो आपको जय श्री राम जय भोले बोल रहा है, वो एक मूंगफली लेके कभी नहीं आता अंदर आपसे मिलने। आप उसको बोल दो गाड़ी में बैठा के भाई सेंट्रल जेल जाना है मेरे बाबूजी को, प्लीज़ यार मेरा एक भाई अंदर है, प्लीज़ चल रहा। नहीं भाई मैं जेल वेल नहीं जाऊँगा भाई, माफ़ करना। हो गया घंटा में जय श्री राम। वो क्यों करता था जय श्री राम? तुम उसको दारू पिलाते थे। एक मंदिर में जब आप बैठते हैं ना ईश्वर के सामने, तो ये आपको पता चलता है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागती है कि सही कौन है और गलत कौन है, मैंने गलत किया। जब आत्मचिंतन करते हैं, अपने आप को कुछ कर गुजरने के रास्ते पे लेकर के जाते हैं, तब पता चलता है। इसी तरह कारावास चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट तो नहीं होती है, कुछ दिनों की हो, कुछ साल की हो, जब तक की जमानत या पूर्ण बरी नहीं हो जाते तब तक की वो एक आश्रम है, एक मंदिर है, न्याय के मंदिर का एक केंद्र है समझ लीजिए। वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से रखा जाता है। मैं क्यों वो शब्द यूज़ कर रहा हूँ बहुत, बाहर की दुनिया मार देगी, अपने परिवार वाले ही मार देंगे आपको आधा बोल बोल के, तो चोर है साला, मर्डर किया है, वो आपको सज़ा वहीं दे देंगे। एक दो जगह तो एक दो परिवारों से मेरा लड़ाई हो गई, मैंने कहा सर मार दो ना, पिस्टल निकालो कहीं से लाओ, जाओ थाने में जाओ, उठा के पिस्टल लाओ और को मार दो, उड़ा दो, चोरी करके ले आओ, भंडार गृह होगा वहाँ बंदूक रखी होगी, जाइए कोतवाली में घुसिए, वहाँ पे 4-5 आदमी जाके छीन छान के बंदूकें लाइए, बैंक में होगा किसी के पास राइफल वाइफल लाइए और मार डालिए इसको। जब तक वो आपको दौड़ेगा पकड़ेगा तब तक आप आके मार देना इसको, गाड़ी में बैठा के ले जाओ बैंक के बाहर, बैंक से बंदूक छीन के लाओ, धाए मार दो, खत्म, हंसी लो मार दो, अभी सजा दे दो ना, तालिबान है, तुम ही कोर्ट हो। नहीं ये तो मोर नाम ला बिगाड़ी से। अबे तू देखा है क्या उसको मर्डर करते? तू तो बाप है, तेरे को तो एक माँ की तरह होना चाहिए। मर्डरर्स की भी माँ होती है। दुबे की वाइफ का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, गैंगस्टर दुबे की, मरने के बाद भी उस लेडी ने गलत नहीं बोला अपने पति के खिलाफ। कहती है कि मेरे से आज भी लोग पूछते हैं उसने क्या किया, उसके किससे संबंध थे, क्या थे। मेरे लिए वो एक पति था, मेरे बच्चों को टाइम पे पैसा देता था, मेरे को टाइम पे चीजें देता था। मेरा रिश्ता, एक क्रिमिनल की भी वाइफ होती है,
हमने जो अभी स्ट्राइक किया वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक था पाकिस्तान के ऊपर। ये जो आका थे वो मरे नहीं, आकाओं की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार मरे। सबसे ज़्यादा चोट उनको दिल पे लगी, आकाओं को दिल पे हमने प्रहार किया। इंफ्रा पे तो किया दिल पे उनके परिवारजनों की मृत्यु हुई, किसी की पत्नी की, किसी के पिता की, किसी के बच्चों की, सारे गैंगस्टर्स की, क्योंकि वो तो तड़ीपार हो गए थे। उनका नेटवर्क तो बहुत स्ट्रांग रहता है। सो मेरा पॉइंट यही है, मेरा पॉइंट कहने का यही है, आप ध्यान देंगे इन चीज़ों को मैं जो कह रहा हूँ, और आप कोशिश करेंगे कि अच्छे रास्ते पर चलें। कभी ऐसा हो जाता है, आप डिफेंस लॉयर्स, अच्छा डिफेंस लॉयर्स, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे अवसर दें तो आप खुद देखेंगे कि काम कैसा होता है। आपकी अवधारणा वकील साहब लोगों के लिए क्या है वो बदल जाएगी, परसेप्शन। तो मानवाधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पढ़ाइए अपने बच्चों को भी इस विषय पे, और सलाखों के पीछे जाने के बाद ये बंद नहीं होते। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको आने वाले वक्त पे मैं और बताते जाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।